हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम लोगों ने एक्सटेंशन ऑफ कॉचीज़ थ्योरम करेंगे। ठीक, उसके बाद एक दो थ्योरम और है, वो थ्योरम हम कंप्लीट करेंगे आप आगे वाले चैप्टर के हिसाब से। कॉची थ्योरम स्टार्ट कर दिए। कॉची इंटीग्रल, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल जो था उसमें कॉची थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल स्टार्ट कर दिया था मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में। मैंने लाइन इंटीग्रल पढ़ाया था जिसमें रेक्टिफिएबल कर्व बताया था, लाइन इंटीग्रल बताया था, डोमेन बताया था, तो कई सारी जानकारियाँ दी थी और एक क्वेश्चन भी कराया था लाइन इंटीग्रल के पर्सपेक्टिव से। आज हम लोग करने वाले हैं एक्सटेंशन ऑफ कॉचीज़ थ्योरम। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज़ एक्सटेंशन ऑफ कॉचीज़ थ्योरम। तो एक्सटेंशन ऑफ कॉचीज़ थ्योरम क्या कहती है, पहले स्टेटमेंट को आराम से पढ़ लीजिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ स्टार्ट करेंगे। स्टेटमेंट कहता है हमारे पास कोई एफ ऑफ जेड है जो कि एनालिटिक है, याद रखिएगा, जो कि क्या है, एनालिटिक है, एंड इन अ सिंपल कनेक्टेड डोमेन डी। डोमेन कैसा है, सिंपल कनेक्टेड। देन द इंटीग्रल along any rectifiable curve in D joining any given points of D is the same। इसका मतलब ये है कि it does not depends upon the curve joining these two points। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रूफ में बताते हैं इसका मेन मीनिंग क्या है। देखिए, हमारे पास कोई भी कर्व है दैट इज़ कॉल्ड कंट्यूरिय, कोई भी कर्व, इसको मान लिया डोमेन क्या है डी। इस पर हमने दो पॉइंट्स प्लॉट करे हैं, दो पॉइंट्स लिए हैं अपने मन से। द फर्स्ट वन इज़ ए जेड वन, दूसरा पॉइंट लिया है सेकेंड वन इज़ बी जेड टू। हम कह रहे हैं हम अगर इस पाथ से जाते हैं या हम अगर इस पाथ से जाते हैं, ए से बी जाने में जो दो हम पाथ ले रहे हैं, पाथ हम चाहे जो कुछ लें, इंटीग्रेशन जो भी इंटीग्रल है अलॉन्ग रेक्टिफिएबल कर्व, ये रेक्टिफिएबल कर्व के अलॉन्ग हमेशा क्या होगा, सेम होगा। मतलब पाथ बदल देने से किसी भी चीज़ का इंटीग्रल बदलेगा नहीं। ये हमारा जो प्रूफ है उसमें करना है। ठीक, तो दिखाना क्या, पहले हम ये बता देते हैं। इसको मान लेते हैं कर्व C1, इसको मान लेते हैं कर्व C2। सो वी विल प्रूव दैट, हमको जो प्रूव करना है, प्रूव इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड अलॉन्ग C1 dz बराबर इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड अलॉन्ग C2 dz। ये हमको एप्लीकेशन दिखाना है कि ये जो पर्टिकुलर वैल्यूज़ हैं ये आपस में क्या होती हैं, बराबर। ठीक, इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर हम कर्व लेंगे इसके अलॉन्ग, किसके अलॉन्ग, इसके अलॉन्ग पॉइंट ज्वाइन करने वाले कोई भी दो पाथ अगर हम ले लेंगे तो इंटीग्रल हमेशा सेम रहेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाय कॉचीज़ थ्योरम। कॉचीज़ थ्योरम क्या थी कि सिंपली कनेक्टेड डोमेन में आप देखेंगे जो क्लोज्ड पाथ होता है, क्लोज्ड पाथ में जो इंटीग्रल होता है किसी भी फंक्शन का, अभी कॉम्प्लेक्स की बात करें, कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, किसी फंक्शन का जो इंटीग्रल होता है वो हमेशा कैसा होता है, ज़ीरो होता है। वो हमेशा कैसा होता है, ज़ीरो होता है। तो हम इस पॉइंट को मान ले रहे हैं P, इस पॉइंट को मान ले रहे हैं क्या, Q। ठीक, तो हम कहना क्या चाहते हैं कि इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड डी जेड ज़ीरो होगा कब, आराम से देखिएगा, ए पी बी क्यू ए, अलॉन्ग ए पी बी क्यू ए, ये वाला जो इंटीग्रल होगा ये हमेशा क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो यहाँ से हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं सर। ये हमारे पास एक पार्ट है वो है ए पी बी एफ ऑफ जेड डी जेड, और दूसरा जो पार्ट है दैट इज़ हमारे पास जो ए पी बी आया है, दूसरा पार्ट है बी क्यू ए दैट इज़ एफ ऑफ जेड डी जेड। ये कितना आ गया, ज़ीरो। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे आया है ए पी बी, जिस डायरेक्शन में जा रहे थे उसी डायरेक्शन में ली गई अल्फ़ाबेट्स। जिस डायरेक्शन से आ रहा है वो क्या है, गिवन डायरेक्शन से अपोजिट है, तो माइनस आता है अपोजिट डायरेक्शन के लिए। तो इसको हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ए पी बी एफ ऑफ जेड डी जेड माइनस, अब ये अपोजिट जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो ए क्यू बी एफ ऑफ जेड डी जेड बराबर क्या, ज़ीरो। और ये जो कर्व है किसको डिनोट करता है, C1 को, तो C1 एफ ऑफ जेड
डी जेड। ये कर्व डिनोट करता है C2 को, C2 एफ ऑफ जेड डी जेड बराबर क्या आ जाएगा 0। इसको उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो C1 एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू C2 एफ ऑफ जेड डी जेड। ये हमारे पास कॉची एक्सटेंशन थ्योरम जो हो गई प्रूफ। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। किसके लिए? ये आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस के बेसिस पे बहुत ज़्यादा याद रखने वाली है। नहीं, याद तो सबके लिए रखने वाली है, लेकिन क्वेश्चन के बेसिस पे ये ज़्यादा याद रखने वाली है। क्वेश्चन इससे ज़्यादा बनता होगा, क्वेश्चन इनसे ज़्यादा बनते हैं। ये चाहे आप नेट की बात करें, गेट की बात करें, दोनों में क्वेश्चन आपको इससे बनता ही है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम थी। ठीक, बात करते हैं अगली थ्योरम की तरफ। अगली थ्योरम क्या कहती है हमारे पास, समझिएगा। देखिए, ये हमारे पास एक अच्छी सी कोरोलरी है, आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। मैं बता देता हूँ प्रूफ कैसे करना है, इसको सुनिएगा। ये प्रूफ आपको करना है, नहीं तो आप बुक से देख सकते हैं। अच्छा प्रूफ है, नो डाउट। हमने कहा एक हमारे पास कॉन्ट्यूर है, दैट शुड बी क्लोज्ड कॉन्ट्यूर। ठीक, इसके अंदर भी एक कॉन्ट्यूर है, तो इस कॉन्ट्यूर को हमने क्या मान लिया? इस कॉन्ट्यूर को हम मान रहे हैं सी, जो हमें दिया गया, और इस कॉन्ट्यूर को हम मान रहे हैं क्या? C1। एक मिनट, इसके डायरेक्शन हमें अपोजिट लेनी, नहीं सेम लेनी पे, ठीक है। C1, ये कॉन्ट्यूर हमारे पास क्या है? C1। अभी हमारे पास कहा गया है, ये देखिए, लेट अ क्लोज्ड कॉन्ट्यूर कंटेनिंग अनदर क्लोज्ड कॉन्ट्यूर एवरी पॉइंट लाइंग इन द रिंग शेप। रिंग शेप का मतलब ये रिंग शेप, ये वाले जो शेप है, ये वाला शेप, ये वाला रिंग शेप माना गया। ठीक, मतलब अब बाहर वाले के इनसाइड और अंदर वाले के आउटसाइड वाला जो रीजन है वो क्या है? रिंग शेप्ड। ठीक, अब तुमसे कहा गया है ये C है, ये C1 है, दोनों पे इंटीग्रेशन अलॉन्ग, दोनों के अलॉन्ग इंटीग्रेशन हमेशा क्या होगा? फिक्स होगा। ये प्रूफ करना है, तो ये प्रूफ करने के लिए एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन ये करते हैं कि इन दोनों कर्व्स को एक पॉइंट्स के थ्रू ज्वाइंट कर लेते हैं, कनेक्टेड कर देते हैं इन दोनों को। ठीक, ज्वाइंट करा तो हमने नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया है E। नाम देखिएगा आराम से, ये आया है B, ठीक, और इसके बाद है ये C, दैट रिप्रेजेंट कर्व C। ओके, यहाँ पे कोई वो नहीं है, और ये जो पॉइंट है वो क्या है? ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका B। ठीक, यहाँ से ये जो डायरेक्शन चलेगी ये यूँ चलेगी। ठीक, उसके बाद देखिएगा बाई कॉचीज़ थ्योरम। स्टार्ट करते हैं अपना प्रूफ कहता है बाई कॉचीज़ थ्योरम। कॉची थ्योरम क्या कहती है भाई? जब कनेक्टेडनेस है, कोई क्लोज्ड कॉन्ट्यूर है, तो पूरे का इंटीग्रेशन हमेशा क्या होगा? 0। बट यहाँ पे एक बात याद रखनी है हमको कि ये जो पॉइंट्स हैं वो, सॉरी, ये जो क्लोज्ड कॉन्ट्यूर है उसमें पॉइंट्स रखने पड़ेंगे। पॉइंट्स हमने मान लिया ये F है, और इधर आएगा तो इसको मान लिया गया है G है। ठीक, तो हम पॉइंट्स बाकायदा लिखेंगे। देखो, स्टार्ट कहाँ से करेंगे? A से, यूँ जाएंगे, फिर A की तरफ आएंगे, A से फिर इधर जाएंगे, फिर यूँ चलेंगे, फिर ये आएंगे, फिर यूँ आके A पे ही रुक जाएंगे। जैसे ही A आ जाएगा बस अपना पाथ ख़त्म हो जाएगा। पाथ देखेंगे सबसे पहले कहाँ से कहाँ तक है। A से गए हैं B तक, B से कहाँ आए हैं? C तक, C से आए हैं, C से आए हैं D तक, सॉरी ये D था, ये क्या है? D पॉइंट। ठीक, एक मिनट, मैंने उल्टी ही डायरेक्शन लिख दी है, 2 मिनट में, 1 मिनट, डायरेक्शन उल्टी लिख दी, मैं अभी बता रहा हूँ आपको। ये था आपका B, सही है, हाँ ठीक, ये था आपका ठीक। A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D। ठीक, D के बाद फिर से हम कहाँ पे आ गए? A पर। A से जाएंगे अंदर जाने के लिए कौन सा रास्ता है? AE, और उसके बाद E के बाद F G फिर E, E के बाद F G फिर E, फिर E के बाद फिर कहाँ आएंगे? A की तरफ। ये F ऑफ Z डी जेड बराबर कितना होगा? 0। यहाँ पे पाथ की बात की जा रही है, तो हम पूरा का पूरा पाथ ही लेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि A से B, B से C, C से D, फिर A, फिर A से E, E से F, F से G, G से E, फिर से E। ये क्लोज्ड पाथ हो गया। जिस पॉइंट से स्टार्ट किया उसी पॉइंट पे आकर रुक गए। तो अब ये क्लोज्ड पाथ हुआ है। इस समय क्या होगा? इंटीग्रेशन हमेशा कितना होगा? 0, क्योंकि क्लोज्ड पाथ में जो इंटीग्रल होता है वो कितना होता है? 0।
जो पहली थ्योरम थी वो हमने बताई थी। प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है उसका, और ज़्यादा टफ भी है, तो इसीलिए मैंने बताया नहीं है। अभी मैं आने वाले समय में उसको बता दूंगा, ठीक। अब क्या करूँगा, इनका पाथ मैं अलग अलग करूँगा। अलग अलग कैसे देखिएगा, सबसे पहले मैंने कर दिया ABCD एक पाथ है, एफ ऑफ जेड डी जेड प्लस, देखिए ABCD एक पाथ है, AE अलग पाथ है, AE अलग पाथ है, एफ ऑफ जेड डी जेड प्लस AE के बाद क्या है, EFGE अलग पाथ है, इंटीग्रेशन आपका आ जाएगा क्या, EFGE ये आ जाएगा। अच्छा ए यहाँ पे लिखना मैं भूल गया हूँ, ABCD ए, ठीक। यहाँ पे आ जाएगा EFGE, ये एक पाथ अलग है, एफ ऑफ जेड डी जेड, और एक और पाथ बच जाता है E के बाद EA एफ ऑफ जेड डी जेड बराबर क्या आ जाएगा, 0। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा ज़रा सा काम बचा हुआ, इसके बाद ख़त्म। देखिए ये जो कर्व है किसको बता रहा था, ABCD वाले को, ये C को बता रहा था, एफ ऑफ जेड डी जेड। और ये वाला कर्व किसको बता रहा था, ये वाला कर्व बता रहा था C1 को, एफ ऑफ जेड डी जेड प्लस हमारे पास ये जो लिखा है इंटीग्रेशन AE एफ ऑफ जेड डी जेड। EA को क्या लिख सकते हैं कल सॉरी पिछले लेक्चर में बताया, सॉरी पिछले कुछ मिनट में मैंने बताया था, डायरेक्शन चेंज करेंगे तो माइनस का साइन आ जाता है। तो AE पाथ ये दोनों कट जाएंगे, तो हमारे पास आ क्या जाएगा, इंटीग्रेशन C एफ ऑफ जेड प्लस आपका ये जो डायरेक्शन है, इसको अगर हम अपोजिट कर देंगे, पहली बात तो ये दोनों प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा। एक मिनट मैं इसको EF आपका जो था EFGE, ठीक, EFGE मैंने लिया था, हाँ तो कोई बात नहीं, देखते ठीक। ये जो C1 है इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि माइनस, हटाओ पहले मैं इसको C1 हटाऊँ यहाँ से, C1 की जगह मैं लिख देता हूँ वही पूरी आपकी पाथ क्या था, EFGE था, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ EGFE एफ ऑफ जेड डी जेड, और ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही तो C1 है, EGFE। ये जो कॉन्ट्यूर है इसमें डायरेक्शन अब क्या है, यहाँ से यहाँ तक ली थी, वो तो क्या होती है, अपोजिट वाले का माइनस होती है। अब हमको ये याद रखना पड़ेगा कि जब भी ये थ्योरम लगाएंगे तो एक क्लोज्ड कंट्यूर के अंदर अगर दूसरा क्लोज्ड कंट्यूर है तो दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम, क्योंकि जो डायरेक्शन ले रहे हैं वो तो प्रूविंग के लिए ले रहे हैं ना, बात को सॉल्व कर रहे हैं तो माइनस आ रहा था, तो माइनस लगाएंगे तब ये सेम होगा, लेकिन जब इसको उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा क्या, एफ ऑफ जेड डी जेड बराबर आ जाएगा EGFE एफ ऑफ जेड डी जेड। अब आप खुद ही देख सकते हैं कौन सी डायरेक्शन लग रही, ये डायरेक्शन लग रही कि नहीं, इसी डायरेक्शन में जाना चाहिए कि नहीं, इसी डायरेक्शन में जाना चाहिए, तो दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम। वो प्रूविंग के लिए लिया गया था, अभी आ चुका है, तो इंटीग्रेशन C1 एफ ऑफ जेड डी जेड, ये हमारा प्रूफ हो गया, जिसमें ये कहता है स्टेटमेंट कि थ्योरम में क्लोज्ड कंट्यूर है, उसके अंदर एक और क्लोज्ड कॉन्ट्यूर है, तो उसमें जो इंटीग्रेशन है वो डिपेंड नहीं करता है कौन से क्लोज्ड कॉन्ट्यूर से लिया जा रहा है, दोनों ही कॉन्ट्यूर पे इंटीग्रेशन हमेशा क्या रहेगा, सेम, इंटीग्रल वैल्यू क्या रहेगी हमेशा सेम। तो इस वाले में हम लोगों ने देखा था एक्सटेंशन ऑफ कॉची थ्योरम। एक्सटेंशन ऑफ कॉची थ्योरम में क्या देख रहे थे कि पाथ डिपेंड नहीं करते, इसमें है कि दोनों में अगर हम देखेंगे कि ये आपका जो क्लोज्ड कॉन्ट्यूर के अंदर एक और क्लोज्ड कॉन्ट्यूर है, तो उसमें जब हम देखेंगे तो दोनों पे जो इंटीग्रल होंगे वो हमेशा क्या होंगे, इक्वल और सेम होंगे, तो उसमें हमें कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। अगली थ्योरम की तरफ चलते हैं। अगली थ्योरम क्या कहती है, आराम से सुनिएगा। इस थ्योरम का नाम है एन अपर बाउंड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल का क्या, अपर बाउंड। क्या दिया गया पहले ये सुन लीजिए, इफ अ फंक्शन एफ ऑफ जेड is continuous on a closed contour, f of z is continuous in a closed contour C of length L and if capital M is the
अपर बाउंड ऑफ एफ ऑफ जेड, अपर बाउंड ऑफ एफ ऑफ जेड मॉड में ही लेंगे तभी पता चलता है। ऑन सी कॉमा देन इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड डी जेड बराबर किसके है, सॉरी मॉड बराबर किसके, सॉरी लेस देन और इक्वल टू किसके है, m इंटू एल। ये हमारे पास थ्योरम है, इम्पॉर्टेंट नहीं है बट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन समझनी चाहिए आपको, ये आपको याद होनी चाहिए। अपर बाउंड कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल का होता है, ठीक। इसको हम प्रूफ किससे करेंगे ये हम बता देते हैं। इसका जो प्रूफ है वो होगा बाई लाइन इंटीग्रल, बाई लाइन इंटीग्रल अगर आप लोगों को याद नहीं तो प्लीज़ पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने लाइन इंटीग्रल पढ़ा था, तो वहाँ से आप देख सकते हो, उसके बाद यहाँ पे समझ सकते हैं कि लाइन इंटीग्रल होता क्या। उसमें करते क्या थे हम लोग, पहले समझ लीजिए। करते क्या थे कि हमारे पास एक एस आता था, एस जो था वो क्या था, सम था पूरे रेक्टिफिएबल कर्व का। वो जो सम था वो क्या होता था, समेशन आर की वैल्यू 1 से n एफ जीटा आर जेड आर माइनस का जेड आर माइनस 1, ये कंडीशन होती थी हमारी लाइन इंटीग्रल की, ठीक। ये वाली से ही स्टार्ट करेंगे हम, ठीक। सो वी डिफाइन, सो लिमिट एज द सम वाली जो 10+2 में आप लोगों ने पढ़ा था, बस वैसे ही यहाँ पे लगेगा, कोई नई चीज़ नहीं है, आप लोगों को याद होनी चाहिए। एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन, तो हम जैसे ही एस एन पे निकालेंगे मॉड, ठीक, तो ये आ जाएगा आपका मॉड। जब लगाएंगे तो ये आएगा मॉड समेशन आर की वैल्यू 1 से n एफ जीटा आर जेड आर माइनस का जेड आर माइनस का 1, ये हमारे पास आएगा। उसके बाद आएगा लेस देन और इक्वल टू समेशन आर की वैल्यू 1 से कहाँ तक है, n तक एफ जीटा आर, और अपना ये आ जाए किसमें, मॉड में। मॉड की प्रॉपर्टी तो होती है, सॉरी समेशन की प्रॉपर्टी में लेस देन इक्वल टू आता है ना, तो वही चीज़ तो मैंने करी है ना, मल्टीप्लाई में जेड आर माइनस का जेड आर माइनस का 1, ये मॉड में अलग हो गया। ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है, ये पर्टिकुलर वैल्यू में हम फंक्शन को अलग अलग कर देंगे, फंक्शन ज़ाई आर कर देंगे। ज़ाई आर की फंक्शन के जो अपर बाउंड है वो कितना है, तो अपर बाउंड जब m आ गया तो लेस देन समेशन आर की वैल्यू 1 से n तक, ये तो m आ गया, और ये आ जाएगा जेड आर माइनस का जेड आर माइनस का 1। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन यहाँ तक होनी नहीं चाहिए आपको, मेरा मानना ही है। तो यहाँ तक आप लोगों को आ गया। इसके बाद मैं ये बता रहा था कि जैसे रेक्टिफिएबल कर्व लिया है और लिमिट कहाँ टेंड करानी है इनको, टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, तो जैसे ही लिमिट टेंड कराएंगे यहाँ पे तो वो तो मॉड आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड डी जेड पे मॉड। भाई पूरे मॉड लगाओगे तो ये तो आएगा ही ना, बराबर क्या आ जाएगा, बराबर नहीं सॉरी लेस देन और इक्वल टू का साइन लगाओ, लेस देन और इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एम समेशन आर की वैल्यू 1 से कहाँ तक जा रही, एन तक जेड आर माइनस का जेड आर माइनस 1, ये आ जाएगा। अब पहले हम निकालेंगे इसको सॉरी लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एम हटा दिया है, एम हटा दिया है, एम से कोई मतलब नहीं उसको, वो उसको लिखा ही देने दो इसे। समेशन आर की वैल्यू 1 से एन जेड आर माइनस का जेड आर माइनस 1। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, आर की वैल्यू 1 रखेंगे कितना आएगा, सॉरी मॉड लगाना है क्योंकि मुझे आर की वैल्यू 1 तो z1 माइनस जेड नॉट प्लस z2 माइनस का z1 प्लस z3 माइनस का z2 प्लस डैश 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 प्लस zn माइनस का zn माइनस का 1, ये हमारे पास एक कंडीशन आ गई। z0 माइनस z1 मतलब है, अगर आप लोगों ने पिछले वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने कर्व बताया था, z1 z2 पॉइंट्स जो होते हैं वो बताते थे कॉर्ड को, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ये बताता है कॉर्ड z1 z2 z0 सॉरी प्लस कॉर्ड z1 z2 प्लस कॉर्ड z2 z3 प्लस डैश 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 प्लस कॉर्ड zn माइनस 1, ये कॉर्ड्स है हमारे पास। वो जो कॉर्ड है वो क्या है, वो एक कोई आर्क के ही बराबर है, क्योंकि इतना रेक्टिफिएबल कर्व होता है कि उनमें जो है स्लोप जो है बहुत कम होता है, मतलब जो झुकाव होता है यूँ बेंडनेस बहुत कम होती है, ये यूँ चलता है लगभग,
तो मतलब हम इन दोनों के बीच की अगर आर्क पूछना चाहें तो कर्व की आर्क कॉर्ड पूछना चाहें तो वो आर्क की लेंथ के लगभग बराबर ही होगी। तो इसीलिए लिख देंगे क्या, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये जो लिखा है वो किसके बराबर है, आर्क ऑफ z1 z0 के, प्लस ये जो आर्क है वो क्या है z1 z2 के, प्लस ये जो आर्क है सारी आर्क ही आएंगी अब आर्क zn के। तो ये जो आर्क हैं सभी आर्क को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, आर्क ऑफ कॉन्ट्यूर, भाई आर्क लेंथ ऑफ कॉन्ट्यूर आएगा ना, सभी को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आर्क लेंथ ऑफ कॉन्ट्यूर, वो तो भाई मानिए कितनी L, तो L रख देंगे यहाँ पे। तो जो हमने यहाँ पे लिखा था ये पर्टिकुलर क्या है, L के बराबर है, तो हमारा आ जाएगा क्या, इंटीग्रेशन f ऑफ z dz का जो मॉड है वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू होगा किससे, m इंटू एल से। ये हमारी थ्योरम एक और क्या हो गई, प्रूफ। ये वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो आपको आनी ही चाहिए। तो ये हमारी आज की तीसरी थ्योरम थी, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो आपको आनी ही चाहिए। मैं नहीं मानता हूँ कि ये आपको ना आनी चाहिए, ये आपको आनी चाहिए। कहा क्या गया है, बताया क्या गया है, कैसे सॉल्व करना है, ये चीज़ पूरी मैंने बताई है आपको। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं इस वाले टॉपिक के ऊपर। एक थ्योरम ने पढ़ाई है कौन सी आपको, एक्सटेंशन ऑफ कॉची थ्योरम। इसका मतलब क्या है, अगर हम पाथ बदल देंगे तो उसका इंटीग्रल नहीं बदलता है। अगला है जब एक कॉन्ट्यूर दूसरे कॉन्ट्यूर के अंदर हो तो दोनों पे इंटीग्रल सेम रहेगा जब डायरेक्शन सेम होगी दोनों की, ये भी एंटी क्लॉकवाइज और ये भी एंटी क्लॉकवाइज। अगली वाली जो थ्योरम हम लोगों ने की है वो बताई है अपर बाउंड, वो भी किसका, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल का। वो फॉर्मूला होता है ये एफ ऑफ जेड का जो मॉड होता है इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड डी जेड का लेस देन और इक्वल टू एम एल। एम क्या है फंक्शन का अपर बाउंड, एल क्या है आर्क लेंथ, वो भी किसकी, जो भी लाइन इंटीग्रल लिया गया। जो लाइन इंटीग्रल लेते हैं वो ऐसे ही जो ले लेते हैं रेक्टिफिएबल कर्व के बिहाफ पे। तो यहाँ पे ये z1 आता है, ये z2 आता है, सॉरी पहला ही पॉइंट z0 z1 z2 z3 z4 z5 z5 zn तक जाएगा। तो ये लेंथ अगर निकालेंगे तो ये पूरे रेक्टिफिएबल कर्व के बराबर होगी, और वो रेक्टिफिएबल कर्व है उसकी लेंथ कितनी है l, तो हमने वही l लेंथ लिख दी थी बस। ठीक, तो मिलते हैं अगली क्लास, तब तक के लिए गुड बाय।